डीएच इस्लामाबाद रावलपिंडी में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते वक्त आपको फ्रॉड से बचने के लिए किन चीजों का ख्याल करना चाहिए? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सो आई हैव एक्सपीरियंस के कुछ इस तरह के भी कस्टमर्स होते हैं जो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर डीएच रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता कि डीएच पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन का जो है वो क्या प्रोसेस है, क्या मोडालिटीज़ हैं। ठीक है, तो वो थोड़े वरीड भी होते हैं, कंसर्न भी होते हैं कि हम ऐसे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लें जिससे हमारी डील जो है, हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और स्मूथ कंडक्ट जो है वो हो जाए। और दी अदर एंड इवन अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम डीएच पिंडी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, बेशक आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ इस तरह के स्टेप्स डेफिनेटली आपको मेक श्योर करने चाहिए कि आपकी डील में हो। ऑल्दो हर डील आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है, बट देयर आर सर्टन स्टेप्स दैट यू नीड टू मेक श्योर ताकि आप किसी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस से जो है वो बच जाएं। ठीक है, तो अपनी डिस्कशन का आगाज़ हम उस पॉइंट से करेंगे कि एज अ बायर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, आपने एक सर्टन ऑफर भी दे दी है एंड यू हैव एन आइडिया कि आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो किस प्राइस टैग में के सराउंडिंग में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो मिल सकती है। एज अ सेलर, एज अ नोदर, आपको आइडिया हो चुका है कि एज अ जेन्युइन बायर ऑन दी अदर साइड, और वेरी सून आई एम गोइंग टू मीट हिम। ठीक है, सो एंटायर जो प्रोसीजर है उसको हम बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, और जो सेंट्रल स्टेज है उसको हम रेफरेंस बनाएंगे जिसमें आपकी मीटिंग हो रही होती है सेलर से, और सेलर की मीटिंग हो रही होती है बायर से। ठीक है, तो एक मीटिंग वाली स्टेज है, एक उससे पहले वाली स्टेज है जिसको हम कहेंगे प्री मीटिंग स्टेज, और एक मीटिंग के बाद वाली स्टेज है पोस्ट मीटिंग स्टेज। तो 3 स्टेज होगी, प्री मीटिंग, द मीटिंग स्टेज एंड पोस्ट मीटिंग स्टेज। अब इन तमाम स्टेजेस में आपको बताते हैं कि आपने किस तरह ऑपरेट करना है। ठीक है, सो बिफोर यू आर गोइंग टू मीट द बायर इन अ मीटिंग जिसमें आपने कोई पेंडिंग नेगोशिएशन कैरी आउट करनी है और डील मोडालिटीज डिस्कस करनी है, जैसे टाइम एंड एवरीथिंग, जिसमें आपने पेमेंट क्लियर करनी है, आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप अपने रियल्टर को कहें कि आप मुझे इसका अलॉटमेंट लेटर भेजें। ठीक है, और आप मुझे जो ओनर है इनका CNIC भेजें, ताकि आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर लें कि किस इंडिविजुअल के नाम ये प्लॉट है। ठीक है, उनका CNIC क्या है और आप किससे जो है वो मिलने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा फर्दर सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप DHA में जाकर, DHA पिंडी इस्लामाबाद में जाके अपनी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जिसको आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया लगता है, कुछ दिन वो रिक्वायर करते हैं और आपको वो वेरिफिकेशन दे देते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन बेसिकली ये नहीं है सिर्फ कि आपको ये पता चल रहा है कि जिसका अलॉटमेंट लेटर देखा है, जिसका CNIC देखा है, उसी के नाम ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, बेसिकली वेरिफिकेशन एक और पर्पस भी सर्व करती है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि इस प्लॉट पे, इस घर पे कोई लिटिगेशन का इशू जो है वो नहीं है। मैंने अक्सर देखा ऑलरेडी, ऑल्दो बहुत रेयर केसेस आएंगे, बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि लोग प्रॉपर्टीज़ को पसंद कर चुके होते हैं, थोड़ी बहुत निगोशिएशन भी उनकी हो जाती है, और इवन मैंने देखा मीटिंग भी हो जाती है, लेकिन जब ड्यूज़ अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि इस पे तो किसी लिटिगेशन का जो है वो इशू है। ठीक है, सो आप इस चीज़ को वेरीफाई कर लें, और उनका अलॉटमेंट लेटर भी देख लें और CNIC भी देख लें, और फिर ईजी हो के आप मीटिंग में जाएं। दिस ऑल हैपन्स व्हेन यू आर डेड श्योर कि आप इस प्रॉपर्टी को बाय ऑल मीन्स परचेज करने जा रहे हैं, या आप इसको बाय ऑल मीन्स बेचने जा रहे हैं। देयर नो इफ्स एंड बट्स इन इट। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी मीटिंग वाले दिन, जब आपने बयाना एग्रीमेंट जो है वो साइन करना है। ठीक है, अब जब आपने बयाना एग्रीमेंट साइन करना है, उस वक्त आपने किन चीज़ों का जो है वो ख्याल करना है। नंबर 1, एज अ बायर मेक श्योर कि आप एक्चुअल ओनर के साथ बयाना एग्रीमेंट कर रहे हैं, एंड एज एन ओनर मेक श्योर कि आप एक्चुअल बायर के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस कि प्लॉट का किसी इन्वेस्टर ने बयाना किया हुआ है। अगर बयाना किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है देन ही इज़ द बयाना होल्डर, फिर आप बयाना होल्डर के साथ ही आगे चलते हैं। लेकिन जिस तरह हम ज़्यादातर जो है डील्स करवाते हैं, ट्रांजैक्शन करवाते हैं, हम एक्चुअल बायर सेलर के साथ ही करवाते हैं। सो दिस इज़ एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक फर्दर। ठीक है, अब ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए, अक्सर लोग मुझे कहते हैं ठीक है जी हम अब बिज़ी हैं, हमारे ऑफिस चल रहे हैं, अपने डीलर्स को कहते हैं भाईजान आप जाके ये कर लें। देखें, अगर तो डीलर ने उस सेलर के साथ, ओनर के साथ एग्रीमेंट कर दिया आपके बिहाफ पे, तब फिर आप उस ओनर को कुछ नहीं कह सकते, और एज एन ओनर आप उस बायर को कुछ नहीं कह सकते। आपने तो अब उस डीलर को कहना है जो भी कहना है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइडें अकाउंटेबल हों, तो एक्चुअल बायर सेलर जो हैं उनको मिल के एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। ठीक है, फिर आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं, मेक श्योर कि आप अमाउंट्स को चेक करें, डिजिट्स को चेक करें और डेट्स को चेक करें। फिर जो सेकंड लीव होता है, सेकंड पेज होता है बयान एग्रीमेंट का, उसमें
2 लाइंस जो हैं वो ऐड हुई होती हैं जिसमें आप फर्दर नोट्स लिख सकते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ख़ासतौर पे ऐसे प्लॉट्स में, प्रॉपर्टीज़ में जिनमें बैलेंस हो। तो कोई भी इस तरह की बात हो कि प्रॉपर्टी में बैलेंस है, इंस्टॉलमेंट्स कैरी फॉरवर्ड होनी है, तो आप नोट्स में डेफिनेटली इस चीज़ को मेंशन किया करें। या आपकी प्लॉट ओन पे है या प्रॉफिट में है, देन यू हैव नोट्स जिसमें आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेंशन आप करें, ठीक है। अब इस तरह के भी बड़े केसेस होते हैं जब सेलर जो हैं या ओनर जो बायर हैं सॉरी, वो पाकिस्तान में नहीं होते। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि वो ओवरसीज़ होते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जी आपने प्लॉट भी पसंद कर लिया है, आपकी प्राइस की अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी भी है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है। तो फिर हमने इसको किस तरह डील को क्लोज़ करना है कि सेलर या बायर जो हैं वो हफ्ते 2 बाद आएंगे। अमूमन ईद पे देखते हैं हम इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, नंबर 1 आई वुड सजेस्ट यू, हमने इस तरह के काफ़ी केसेस जो है हैंडल किए हैं। बायर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैं उसको बहुत हैवी बयाना जो है वो कर दूँ, वो बाद में आई ना तो मेरा क्या होगा, ठीक है। और जो सेलर होते हैं वो भी कंसर्न होते हैं, जो बायर होते हैं ओवरसीज़ होते हैं कि अगर मुझे ये थोड़ी सी अमाउंट दे देते हैं तो इनके तो इतने स्टेक्स ही नहीं है बीच में, मैं आप अपनी टिकट करा के पाकिस्तान आ जाता हूँ, ज़ाहिर है मैंने रिटर्न टिकट करानी है, आगे आके मुझे नई कहानी पता चलती है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो मैं आपको स्टेप सजेस्ट करूँगा कि आप टोकन किया करें। एज अ बायर आप सेलर के साथ टोकन करें। टोकन रिसीव करने के लिए या तो उनकी फैमिली में से कोई आए या कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसको उन्होंने रिटन ऑथराइजेशन दी हो और उस रिटन ऑथराइजेशन की कॉपी वो अपने साथ कैरी करे और आपको दिखाए भी, ठीक है, कि ये जी उन्होंने मुझे ऑथराइज़ किया हुआ है, आप मेरे साथ जो है मुझे टोकन दे दें। आप थोड़ी सी अमाउंट का जो है वो टोकन उनके साथ कर लें ताकि रिस्क जो है वो इतना इन्वॉल्व ना हो। हम अमूमन इस तरह करते हैं कि वो जो टोकन अमाउंट है वो हम बायर और सेलर से बात करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान में होते हैं, इस तरह हम भी सिक्योर होते हैं, डील भी जो है वो सिक्योर रहती है। फिर जब सेलर ओनर पाकिस्तान आते हैं तो हम उनके अकाउंट में जो है वो जमा करवा देते हैं। एनीवेज, आप टोकन करें। जब सेलर आते हैं तो आप उनके साथ प्रॉपर बयाना करें, या जब बायर आते हैं अगर वो ओवरसीज़ हैं, जो भी बायर है या सेलर है, जो भी ओवरसीज़ है पाकिस्तान से बायर है, टोकन के बाद जब वो पाकिस्तान आएगा आप उनके साथ बयान एग्रीमेंट पे जो है वो साइन कर लें, उनको थोड़ी फर्दर अमाउंट दे दें और आप उनसे जो है रिक्वेस्ट पेपर पे भी साइन करवा लें, ठीक है। अब रिक्वेस्ट पेपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये रिक्वेस्ट पेपर वो पेपर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो रहा होता है, ठीक है। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप रिक्वेस्ट पेपर पे साइन कर दें, क्योंकि इसमें ये लिखा होता है कि मैं अपना प्लॉट इस बंदे को बेच रहा हूँ। आप ड्यूज़ निकाल दें और ड्यूज़ निकल के आ जाते हैं बायर और सेलर के। तो डीएचए के लेवल पे तो उनको ये होता है कि ये प्लॉट तो जाज़िब जो है वो किसी काशिफ़ को बेच रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप टोकन पे रिक्वेस्ट पेपर साइन ना किया करें। आपको जब तक 10% एटलीस्ट 10% बयाना नहीं मिलता, आप रिक्वेस्ट पेपर साइन करके ना दिया करें, ठीक है। अगर इस तरह का कोई केस है जिसमें बायर और सेलर मुल्क से बाहर और आ ही नहीं सकता फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर आप एसपीए होल्डर से, इन केस ऑफ परचेजर, जो परचेजर होता है उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी इस्तेमाल करनी होती है, उससे मीटिंग करें, या आप जीपीए होल्डर जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है जो सेलर के केस में होती है उनसे मीटिंग करें, और उसके भी डॉक्यूमेंट को आपको देखना चाहिए कि वेदर इनको जीपीए एसपीए मिली भी हुई है ओनर से या बायर से या नहीं, ठीक है। रिगार्डलेस बाहर हैं, नहीं आ सकते, शहर से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, जो एक्चुअल बायर और सेलर हैं, दे शुड एंड मस्ट हैव एटलीस्ट वर्चुअल कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग द बयाना एग्रीमेंट, जस्ट प्रायर टू द बयाना एग्रीमेंट, जब आपकी एक मीटिंग जो है वो हो रही होती है। इन चीज़ों का आपने डेफिनेटली ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप क्या बयाना एग्रीमेंट साइन हो जाता है, आप डेट डिसाइड कर लेते हैं, बायर और सेलर दोनों को चाहिए कि वो सिर्फ पेमेंट एक्सेप्ट और रिसीव पे ऑर्डर की फॉर्म में करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इस तरह की इश्यूज जो है वो बन जाते हैं जहाँ डील कैश की फॉर्म में जो है वो हो जाती है। नो बडी लाइक्स टू हैंडल कैश, इवन हम भी जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते कैश हैंडल करने से, बट फॉर आर सिलेक्टेड फ्यू क्लाइंट्स हम कर लेते हैं अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप पीओस का मीडियम इस्तेमाल करें, उसी को एक्सेप्ट करें, उसी को जो है उसी फॉर्म में जो है वो आप पेमेंट करें, और पीओस आपकी ट्रांसफ़र डेट से पहले आपके पास पिक्चर की फॉर्म में आने चाहिए। आप बेशक अपने रियल्टर के थ्रू या डायरेक्ट अपने किसी भी कॉन्टैक्ट के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू बाय द वे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। पीओ मींस के पेमेंट सेलर बायर के अकाउंट से जो है वो निकल चुकी हुई है, वो अब एस्क्रो है, इट्स बिटवीन यू एंड द बैंक। बैंक आपको अपॉन कॉल जो है आप जब जमा कराएंगे आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। फिर जब आपकी ट्रांसफ़र हो रही होती है, आप जब डीएचए के हेड ऑफिस में जाते हैं
आप पे ऑर्डर्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं, आप एग्रीमेंट्स पे साइन करते हैं, इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखें कि आप एज अ बायर और सेलर पूरा ट्रांसफ़र सेट हासिल करें, ठीक है, जो कॉपीज़ आपको बाद में मिलती हैं। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि फिर कुछ इस तरह के भी कस्टमर्स होते हैं जिनको बाद में फिर याद नहीं होता कि हमने इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैक्स दिया था या नहीं, ठीक है। इसलिए वो डॉक्यूमेंट इवन आपके टैक्स पर्पसेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास लाजमी होने चाहिए। पूरा आपके एक ट्रांसफ़र सेट हम तो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो अपने साथ आप कैरी करें ताकि मनी ट्रेल भी बन सके और आपको प्रॉपर CPRs भी जो है वो मिली हों। चूँकि ऑब्वियसली ये जो टैक्सेस आप पे करते हैं प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त करते वक्त, ये एसेंशियली विद होल्डिंग टैक्स होते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट यू नीड सम एविडेंस फॉर दैट, ठीक है। इन सारी चीज़ों का जो है वो आपने डेफिनेटली जो है वो ख्याल रखना है ताकि आपकी एक ट्रांसपेरेंट, स्मूथ और सिक्योर डील जो है वो हो, ठीक है। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू ऑन दिस पॉइंट, हाईलाइट विद यू ऑन दिस पॉइंट कि अक्सर कोई ऐसे डीलर्स होते हैं जिनके साथ आपका बहुत पुराना ताल्लुक होता है और आप उनके साथ बड़ी ट्रांजैक्शंस कर चुके होते हैं जिनके आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, समटाइम्स इनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो हु इज़ थॉरो प्रोफेशनल एंड ही गार्ड्स योर ट्रस्ट इन हिम एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप डूइंग सच वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।